हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो ये हमारा डिस्कशन फोर्थ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का। इससे पहले हम लोग अपने 3 डिस्कशंस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टोटल 5 चैप्टर्स कवर करे हैं। तो आज हम लोग एक ही चैप्टर कवर करने वाले हैं, देखते हैं वो कौन सा है। तो ये था हमारा कुछ कंटेंट, जिसमें कि आज हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो 6 चैप्टर है हमारा, वो कवर करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस या बोले तो काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। इस चैप्टर को समझेंगे मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग वे में नहीं समझी तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन घुमा के आता है। वो आपकी नॉलेज टेस्ट करता है, वो ये नहीं चेक करता कि आपने कितनी चीज़ें रटी हुई हैं। तो अगर हम चीज़ें रटेंगे तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग समझ के चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। मतलब क्या हुआ, हिल एक लैंड सरफेस है जो आसपास के एरिया से एक उभरा हुआ पार्ट है। तो आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये एक एरिया है और यहाँ पर ये एक हिल उठ गया, मतलब एक लैंड सरफेस हाई हो गया, उभर गया या उठ गया अपने आप, इसको बोला जाता है हिल। और माउंटेन क्या होता है, माउंटेन भी एक टाइप का हिल ही है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि हिल की जो हाइट है वो थोड़ी छोटी होती है, वहीं माउंटेन की हाइट बहुत बड़ी होती है। तो माउंटेन एक स्टीप हिल है विद एलिवेशन मोर देन 600 मीटर्स। तो 600 मीटर से ज्यादा की हाइट को हम माउंटेन बोलते हैं, और हिल जो होगा वो 600 मीटर से कम की हाइट का होगा। ओके, चलते हैं आगे। विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो ये लाइन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब इस लाइन को अगर आप लोग समझ गए तो आगे समझना चीजों को बहुत इजी हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्थ के नीचे एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है हमेशा। कैसे चलेगा वो, अब आप लोग देख सकते हैं, मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ के नीचे, मतलब ग्राउंड के नीचे कुछ प्लेट्स हैं, जिनको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, उस दौरान पढ़ते हैं। बट वो हमारा इस चीज से कोई मतलब लिंक नहीं करता, वो केवल समझने के लिए है। तो जो वो प्लेट्स होती हैं वो कंटिन्यूशन में मूव करती रहती हैं, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड में मूव करती हैं जिससे कि हमें पता नहीं चलता है। तो अर्थ के नीचे कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। अब क्या होता है, जब देखो बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो जब आप प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो या तो चीजें ऊपर उठ जाती हैं या फिर नीचे धंस जाती हैं। तो इसी तरह से 2 प्रोसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, जब 2 प्लेट्स टकराई तो या तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा या सिंकिंग हो जाएगी अर्थ सरफेस की। अपलिफ्टमेंट का मतलब या तो हिल बनेगा या माउंटेन बनेगा, और सिंकिंग का या तो सी बनेगा या फिर ओशन बनेगा। तो अपलिफ्टमेंट हो गया ऊपर उठना लैंड सरफेस का, और सिंकिंग मतलब नीचे चले जाना। अगर नीचे जाएगा तो सी या ओशन बनेगा, और ऊपर उठेगा तो हिल या माउंटेन बनेगा। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेकेंड एक्सटर्नल प्रोसेस इज वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेकेंड होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, इस तरह से समझिए, जब कोई झरना बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़, पेड़ पौधे, जो भी उसके रास्ते में आता है उन सबको बहाकर ले आता है ना। तो जब वो बहाकर लेके आ रहा है तो वहां से रिवर भी निकल रही होगी। जब झरना एक जगह गिरा, वहां से रिवर निकली, या कोई भी रिवर जब सारा सामान लेके आती है, लेकिन जब वो प्लेन्स में आती है तब क्या होता है, जब वो प्लेन्स में आती है तो वो जो भी सामान लेके आई है वो वहीं पर छोड़ देती है और पानी सारा आगे निकल जाता है। तो जहां से वो लेके आ रही है वहां पे तो खत्म हो रही है लैंड सरफेस, तो कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन हो रहा है,
और जहां पर वो छोड़ रही है वहां पे रीबिल्डिंग हो रही है, मतलब दोबारा चीजें बन रही हैं। ओके, तो चलते हैं आगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब जैसे भी मैंने बताया कि अर्थ सरफेस जब खत्म हो रही है उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है इरोजन। जहां पे रीबिल्ड हो रही है उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। अब ये जो डिपोजिशन है वो बहुत तरीके से हो सकता है, चाहे वो रिवर्स के थ्रू हो सकता है, सैंड के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और भी कई तरीके से। अब आप बोलेंगे कि भाई सैंड या विंड की तरह किस तरह से हो सकता है, तो आप लोग देखते होंगे कि रेत के डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, रेत के छोटे छोटे टीले बने होते हैं। अब वो कैसे बने, जब हवा चलती है तो रेत उड़ता है। अब जब रेत उड़ा तो जब हवा बंद हो गई तो सारी रेत जो होती है वो एक जगह पर गिर जाती है। एक जगह पर गिरेगी तो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। जब इकट्ठी होगी तो वहां पे रेत का टीला बन जाएगा जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ओके, अब इस वाली फोटो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग का मतलब विंड, रेन एंड फ्रीजिंग ब्रेकअप रॉक्स। जो भी यहाँ पर पानी की वजह, पानी है, हवा चल रही है या बर्फ पड़ रही है, उन वजह से जो रॉक्स हैं वहाँ पे, माउंटेन्स पे जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं। अब जब वो टूटी, रेन हुई, पानी बहा, तो जब पानी अपने साथ जो आसपास का जो भी चीजें हैं वो सब लेके आएगा, इरोजन होगा और एक जगह पर लाकर छोड़ देगा, वो डिपोजिशन हो जाएगा और वहां से पानी आगे निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोग को समझ आई कि इरोजन और डिपोजिशन में क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है, हम लोग नहीं बना सकते माउंटेन, माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। कुछ माउंटेन्स पे परमानेंटली आइस जमा होती है, उनको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहाड़ था, पहाड़ पे बर्फ जमी हुई है, तो ये परमानेंटली है, मतलब बर्फ हमेशा ही पड़ेगी यहाँ पे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अंटार्कटिका में या साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ओके, जिनको हम लोग ग्लेशियर्स भी बोलते हैं। फिर है माउंटेन्स आर अंडर द सी विच वी कैन, अंडर द सी ऑल्सो विच वी कैन नॉट सी। तो कुछ माउंटेन्स सी के अंदर भी होती है, मतलब समुद्र के अंदर भी होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। अब वो कौन सी माउंटेन है? मोना किया हवाई में, पैसिफिक ओशन में। तो इज एन अंडर सी माउंटेन, वो एक अंडर सी माउंटेन है। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन रेडी होते हैं कि कौन सी अंडर सी माउंटेन है। मोना किया जो हवाई में है, उसके बाद वो कहाँ पर है? वो पैसिफिक ओशन में, और वो क्या है? वो एक अंडर सी माउंटेन है। ओके, फिर इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स हाई, बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि 8,848 मीटर्स होती है, वहीं जो मोना किया है उसकी हाइट है 10,205 मीटर्स। तो आप लोग लगा सकते हैं कि भाई लैंड पे जो माउंटेन उठी हुई है वो फिर भी कम है, उसकी हाइट मतलब कम है, और जो सी में है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन कॉल्ड रेंज। तो माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिनको एक लाइन में लगे होते हैं, जिनको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। माउंटेन रेंजेस का एग्जांपल्स हिमालयास, ये एशिया की माउंटेन रेंज है। एंडीज, ये साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है। और एल्प्स, ये यूरोप की माउंटेन रेंज है। लास्ट टू लास्ट सी टेट में या यू टेट, मतलब टेट का वो नाम नहीं ध्यान आ रहा कि कौन सा टेट था, बट उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि यूरोप की माउंटेन रेंज का नाम क्या है। उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे हिमालयास, एंडीज, एल्प्स एंड आई थिंक सो नन ऑफ द अबव, ये 4 ऑप्शंस थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप की जो माउंटेन रेंज है उसमें है, वो थी हमारी एल्प्स, उसका नाम जो है वो एल्प्स है। ओके, साउथ अमेरिका की एंडीज है और एशिया की हिमालयास है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब 3 तरह की माउंटेन्स होती हैं, फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। यहाँ पर कुछ एक वॉल्केनिक माउंटेन का पिक्चर दिखाई गई है।
ये क्या होता है, समुद्र के मतलब पृथ्वी के नीचे या हमारी ग्राउंड के नीचे पानी है। अब वो पानी धीरे धीरे वो गर्म होता रहता है। जब वो मतलब पानी बहुत ज्यादा गर्म होके भाप बहुत ज्यादा बन जाती है, तब वो वहां से वो फट जाता है। ओके, अब जब वो फटा तो वॉल्केनो फटा तो मैग्मा निकला बाहर। यहाँ पे मैग्मा जमा हुआ, वेंट पाइप से मैग्मा निकल गया, और ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैक लाइंस हैं कुछ, तो ये ऐसे गिर गया, पूरा आपका जो लावा था वो ऐसे गिर गया। कुछ टाइम ठंडा होने के बाद, कुछ सालों में ठंडा होने के बाद वो एक माउंटेन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो थे। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद हाई कोनिकल पीक्स। तो हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स ये यंग फोल्ड माउंटेन है, जिनकी जो पीक है वो बहुत हाई है और कॉनिकल है। कॉनिकल मतलब शंकु के आकार की है कुछ, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स विद हाई कोनिकल पीक्स हो गई हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो अरावली रेंज जो इंडिया में है वो सबसे पुरानी में से एक फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। By the process of erosion, the range has considerably worn down. इरोजन के प्रोसेस से रेंज ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। इरोजन अभी हमने समझा, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे सैंड हो, मतलब रिवर हो, उनकी वजह से इरोजन होता है। मतलब जो नदी जो बह रही है वो सामान काट के लेके आती है, कहीं और पे डिपॉजिट करती है। वो कहाँ डिपॉजिट करी है ये तो हमें नहीं पता ना। इरोजन की वजह, इसलिए ही इरोजन की प्रोसेस की वजह से जो अरावली रेंज है वो पूरी खत्म होती जा रही है। आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं कि ये पहले बहुत ऊंची थी, अभी देखो इतनी रह गई है, और यहाँ से ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द एप्लेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो नॉर्थ अमेरिका की एप्लेशियंस और रशिया की यूराल माउंटेन्स वो राउंडेड फीचर्स के हैं उनके, और एलिवेशन जो हाइट है वो थोड़ी कम है, और बहुत पुरानी फोल्ड माउंटेन्स हैं वो। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज एंड ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनती हैं? जब बहुत बड़े बड़े एरिया जो हैं वो टूटते हैं और वर्टिकली खड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा पत्थर था या बहुत बड़ी कोई चीज थी, वो टूटी और वो वर्टिकली खड़े हुए। वर्टिकली होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड होस्ट। अब आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं कि उठा हुआ पार्ट को, जो ऊपर उठा हुआ है उसको बोलते हैं होस्ट, जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रैबन, और जो दोनों के बीच में एक स्लैंटिंग पार्ट है उसको बोला जाता है स्कार्प। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स, और लोअर ब्लॉक को ग्रैबन। अब ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल क्या हो गए? जो राइन वैली और वॉस्जस माउंटेन्स जो यूरोप में है वो एग्जाम्पल है कुछ इसी टाइप की माउंटेन्स के। ओके, नेक्स्ट लिखा है वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि वॉल्केनो किस तरह से फटता है और वॉल्केनिक माउंटेन किस तरह से बनती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स है किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और फुजियामा जो जापान में है। ओके, तो चलते हैं आगे। प्लेट्यू, अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। प्लेट्यू कुछ एक उठा हुआ फ्लैट लैंड है। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारी टेबल होती है ना, तो टेबल पे दोनों तरफ कुछ स्लैंटिंग लगा दो तो वो टेबल का जो पार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। आप कर्सर पे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे, फिर ये टेबल आ गई हमारी और फिर ये डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोटो में ये, फिर टेबल और फिर ये नीचे, तो इसको बोला जाता है प्लेट्यू। प्लेट्यूज यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे पुरानों में से एक प्लेट्यू है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेक्कन प्लेट्यू है। उसके बाद तिब्बत प्लेट्यू इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, और तिब्बत प्लेट्यू जो है वो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। नेक्स्ट लिखा हुआ है अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग
अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यूज। तो इंडिया में आयरन, कोल, मैग्नीज इन सब की जो रिजर्व्स हैं या इन सब के जो खदाने हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू पे मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन है, वो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो लावा प्लेट्यूज जो होते हैं उनका जो सॉइल होता है वो ब्लैक होता है, जो कि सबसे अच्छा है फर्टाइल, मतलब कुछ भी चीज उगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है और कल्टीवेशन वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके, तो चलते हैं आगे। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन एक फ्लैट लैंड के बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस हैं। हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन्स बनते कैसे हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इरोजन और डिपोजिशन के बारे में, तो उसी से कुछ रिलेटेड है। रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। रिवर्स जो होती हैं वो माउंटेन के स्लोप से बहती हैं और उनको खत्म करती हैं। किसको खत्म करती हैं? माउंटेन्स को। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। वो अपने साथ क्या लेके जाती हैं? वो अपने साथ इरोडेड मटीरियल लेके जाती हैं, मतलब जो उन्होंने तोड़ा है, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे भाग कर ले जाएंगी। ओके, देन दे डिपॉजिट द लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। तो अब जो भी लोड है उनके पास, लोड कौन सा हुआ? ये जो उन्होंने माउंटेन्स तोड़ी है वो, जो जिसमें सैंड, स्टोन, सिल्ट कुछ भी हो सकता है, वो लेके जाती हैं और जब कहाँ जमा करती है? अपने वैलीज में छोड़कर। पानी आगे निकल जाता है और वो अपने वैलीज में छोड़ देती हैं। वैली को हिंदी में घाटी भी बोलते हैं। ओके, इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इन्हीं डिपॉजिट की वजह से प्लेन्स हमारे बने हैं। सबसे बड़ा प्लेन या लार्जेस्ट प्लेन किसने बनाया है? रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र ने इंडिया में, और यांगत्से रिवर ने चाइना में। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है वी पोल्यूट द लैंड बाय बिल्डिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, थ्रोइंग गार्बेज ऑन फर्टाइल लैंड एटसेट्रा। अब हम लोग प्लेन्स को पोल्यूट कैसे कर रहे हैं, मतलब प्लेन्स को खराब कैसे कर रहे हैं? जो फर्टाइल लैंड है, मतलब जहां पर हम उगा सकते थे कुछ, वहां पर हमने घर बना लिए, वहां पर हमने गार्बेज फेंक दिया, तो वो तो लैंड खराब हो गई ना। तो वहां पे ना ही हम कुछ उगा सकते हैं और ना ही वो हमारी हेल्थ के लिए सही रहेगा। गार्बेज अब हम लोग डालेंगे फर्टाइल लैंड पे, तो एक तो सॉइल पोल्यूशन होगा, फिर एयर पोल्यूशन होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद वाटर पोल्यूशन भी होने लगेगा। तो उससे की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी जो है वो खत्म होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। अब ये जो गार्बेज था, गार्बेज इतना ज्यादा हो रहा था, इसके लिए मतलब इसको खत्म करने के लिए एक मिशन चलाया गया, स्वच्छ भारत मिशन। अब ये इसमें क्या है? हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? हेल्दी बॉडी में रहता है। और हेल्दी बॉडी के लिए क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या? क्लीन वाटर, एयर, हाइजीनिक कंडीशंस, हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर नेसेसरी। तो अगर पानी स्वच्छ होगा, हवा स्वच्छ होगी, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी होंगी, तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा। इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो हेल्दी बॉडी होगी, और हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा। और हमारी सबके जब माइंड हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है, तो हम लोग बहुत अच्छा एक सोच जो है वो विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ भी नया क्रिएटिव कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।